Hello dear students, welcome back to class 10th biology. Dear students, as you all know that we are discussing chapter life process, and in this chapter we have already discussed the nutrition, the various types of nutrition. What is autotrophic nutrition, जिसमें हमने photosynthesis को डिटेल में पढ़ा. अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. और ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें मैंने आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा की एग्जांपल देके बताया प्रीवियस लेक्चर में, पैरामीशियम की एग्जांपल देके हमने देखा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस कि किस तरह से न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमन बींग्स जो है, हमारे बीच में जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, वो किस तरह से होता है. तो सबसे पहले बात कि हमने उसमें डिस्कस किया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अ सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम कहेंगे, जो थी एक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एग्जांपल देखी थी ह्यूमन बींग्स की, जिसमें हमने देखा कि एक सॉलिड फूड या सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड जो हमारे पास है उसका हम इनटेक करते हैं, और इनटेक में हमने उसमें ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल्स देखी थी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स में कौन सी तरह की न्यूट्रिशन होती है, तो हमारे पास आती है कि ह्यूमन बींग्स शो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स शो holozoic type of nutrition and they are carnivores, मतलब they eat both flesh as well as meat of other animals, है ना. तो हम इनको बोलेंगे they are omnivores. हाँ, अब जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता, जिस तरह से न्यूट्रिशन होती है, वो एक पूरा एक प्रॉपर एक पाथवे फॉलो करती है, और जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि the process of intake of essential nutrients in the form of food take place through an entire system. एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें, और जिस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमें ये बताता है, हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं, हम फूड इंटेक कर रहे हैं, और किस तरह से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होके हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. वो हम पूरा देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास हम ये देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड फूड जो है, जो हम खाते हैं, उसमें जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, वो ब्रेक डाउन किस फॉर्म में होंगे, और जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा. तो द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज ग्लूकोज. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एब्जॉर्प्शन का, जो ब्रेक डाउन हो, जो मतलब जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्ब जो होता है, और जो डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट है, दैट इज द ग्लूकोज. अब ये जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है. क्लियर हो गया. मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे पास फूड है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, और वो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या है, ग्लूकोज. और ये जो ग्लूकोज है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्टेड फूड है ना. और ये जो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में स्टोर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये वो डिब्बे वाला ग्लूकोज की बात नहीं मैं कर रही जो बाजार में मिलता है डाबर का, वो नहीं. हम बात कर रहे हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जो हम देखेंगे इसमें प्रोटीन्स खाए, जो हमने फैट्स खाए, वो लास्ट में ब्रेक डाउन होने के बाद जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनते हैं. और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे पास स्टार्च जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगी और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनाएगा वो है हमारे पास ग्लूकोज. ठीक है. तो अब हमारे पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, सबसे पहले हम ये बात कहें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है. क्या आती है, एलिमेंट्री कैनाल. और दूसरे इसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी बोलते हैं.
ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आएंगी, क्या? एक आएगी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या आएगा? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो एसोसिएटेड मतलब जो साथ रहते हैं विद दिस डाइजेस्टिव विद दिस एलिमेंट्री कैनाल के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स। क्लियर होगा एसोसिएटेड क्यों बोलते हैं? अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस है, उसमें हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी देखा था, जो हमारे पास हमने अमीबा और पैरामीशियम की एग्जांपल ली थी इन अवर प्रीवियस लेक्चर, है ना। हमने उनमें भी देखा था कि जो इंटायर प्रोसेस है डाइजेशन का, उनमें फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन। सेम वैसा ही प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी फॉलो होता है, फॉलोड बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इसी तरह से हमारा जो मतलब फूड है वो इनटेक होने के बाद, फूड को इनटेक करेंगे, दैट मीन्स इंजेशन। वो फूड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज डाइजेशन। अब इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगी उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाएगा, ताकि हमारी ईच एंड एवरी सेल को, हमारे बॉडी पार्ट को एनर्जी मिले, दैट इज असिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से एक्सपेल आउट कराया जाएगा या कर दिया जाएगा, दैट इज इजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास, ये ही हमारे स्टेप्स जो है ये हमारे पास पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे। ये क्लियर हुआ आपको? अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, अगर हम उसकी बात करें तो इट बिगिंस विद माउथ। ये आ गया यहाँ पे, दैट इज द माउथ। हमें लेबलिंग करने के लिए आ सकता है एग्जाम में कि लेबल करके यहाँ पे मतलब लेबल द पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ऑर्गन, है ना। तो ये आ गया माउथ, ये आगे ग्लैंड्स, जिनको हम बोलेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स। तो बोला ना यहाँ पे एक एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इसके साथ ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहेंगे। वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। क्लियर हो गया? इसके बाद ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे स्टोमक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमक। अब ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज लीवर, और ये भी क्या है? एक ग्लैंड। अब ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डुodenum, और ये जो है इसको हम बोलेंगे पेंक्रियाज। ये जो हमारे पास पेंक्रियाज के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा बेटा, इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा, और ये जो बल्बस स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे रेक्टम, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एनस। क्लियर हो गया? ये है पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल। यही बताया मैंने आपको, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। मतलब ये जो हम इसको अगर खोलें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ट्यूब, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी ट्यूब ट्यूब ट्यूब, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा लास्ट में एनस तक, ये पूरा अगर इसको खोला जाए तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की लेंथ जो है वो 7 to 8 मीटर है। क्लियर हुआ आपको कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की लेंथ कितनी होगी? 7 to 8 मीटर। ठीक है, और
इसका जो डायमीटर है वो वेरी करता है। देखो यहाँ पे कम डायमीटर है बट यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो ज्यादा होगा, है ना। तो इसी तरह से इसका डायमीटर जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी वेरी करेगा, ठीक है। फिर इट स्टार्ट्स विद माउथ, इसकी बिगनिंग कहां से हो रही है, दिस माउथ, एंड एंड्स विद एनस। क्लियर हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ठीक है। और इसके बीच में और भी पार्ट्स होंगे लाइक ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी मैंने आपको पीछे लेबलिंग करके भी पूरा बताया कि इसके बीच में स्टोमक है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो ये यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ये सारे पार्ट्स इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। और जो मेन पोर्शंस हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो क्या है हमारे पास, मैंने आपको मेन जो पार्ट्स है मैंने आपको किस तरह से बताया, बिगिन विद माउथ, फॉलोड बाय ईसोफेगस। अब आप बताते जाओ मुझे, उसके बाद क्या आएगा, स्टोमक। स्टोमक के बाद ये एक छोटा सा सी शेप स्ट्रक्चर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इसमें मतलब इस क्लास में 10th में आपको ये अलग करके नहीं, इतना ज्यादा मेंशन नहीं है बुक में। तो वैसे इस सी शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस सी शेप स्ट्रक्चर को डुओडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स है हमारे साथ, ये लीवर है, यहाँ पे पेंक्रियास है, ठीक है। और माउथ के पास हमारे पास आ जाएगा सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेलिवरी ग्लैंड। क्लियर हो गया, ये हमारे वेरियस पार्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, है ना। अब जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है जहां से एलिमेंट्री कैनाल की बिगनिंग होती है और जहां पे डाइजेशन की भी बिगनिंग होती है, दिस इज द माउथ। और बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइजेशन है उसके बिगनिंग कहाँ होती है, तो बच्चे जो है वो आंसर लिख देते हैं स्टमक। नो, द डाइजेशन की बिगनिंग कहाँ होती है, माउथ में, ठीक है। अब ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ द फूड, मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इंजेशन हो गया, इनटेक ऑफ फूड, ये माउथ, ठीक है। बक्कल केविटी और माउथ हैज टीथ एंड ए टंग। अब बक्कल केविटी हो गई, ये जो माउथ के अंदर जो केविटी बन रही है, ये जो पूरा ये माउथ के अंदर जो केविटी बन रही है, दैट इज द ये पूरी क्या है, बक्कल केविटी। अब इस बक्कल केविटी में हमारे पास लिप्स हैं बाहर, है ना, ये बाहर, इसके अंदर की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पे टीथ है, पेयर में होंगे, नीचे भी एक जॉ, ऊपर भी एक जॉ। अब ये टीथ जो है हम आगे अलग पढ़ेंगे, इंसीजर्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे टंग। अब यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूव्यूला, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास माउथ है बेटा, ये पूरी आ गई इसकी ये बक्कल कैविटी। क्लियर हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर ये क्या आ गया, बक्कल कैविटी, ठीक है, जितनी भी कैविटी है अंदर। अब इसके बीच में ये जो टंग है, टंग के भी अलग अलग इसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स रहते हैं जो टेस्ट को सेंस करते हैं, और इसकी अलग अलग पार्ट में अलग अलग किस्म के टेस्ट की सेंसेशन रहती है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास टंग। अब सेट्स ऑफ टीथ हेल्प इन द मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मींस च्यूइंग ऑफ फूड। मेस्टिकेशन क्या हो गया, च्यूइंग ऑफ फूड, जो च्यू करते हैं और साथ में सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं। अब सलाइवा क्या है, हमारे माउथ में यहाँ पे इस तरह से ग्लैंड रहते हैं, जैसे ये क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स है। ये तो फूड है बट ये क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स है। ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब ये अलग अलग टाइप्स होती हैं इसकी, बट हम इसमें यही याद रखेंगे, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा, ठीक है। और ये सलाइवा क्या है, जो जिसको हम थूक बोलते हैं अपनी
भाषा में, ठीक है। तो ये जो सलाइवा जो है वो फूड, जो टीथ च्यू कर रहे हैं फूड को, है ना, हमने कुछ खाया, हम च्यू करते हैं ना, चबाते हैं उसको, तो चबाने के साथ जो हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो टंग, वो क्या करते हैं, सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं, और सलाइवा की सिक्रीशन होके ये मिक्स होती है, ये फूड की च्यूइंग भी होती है और सलाइवा के साथ मिक्सिंग भी होती है इसकी। तो हम इसको बोलेंगे कि टेथ हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब टंग जो है, इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग पोर्शन में टंग के अलग अलग टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टंग हैज टेस्ट बड्स ऑन इट एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। क्लियर हो गया। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला था कि ये बड़ी बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। इनिशिएशन, जो डाइजेशन प्रोसेस है उसकी इनिशिएशन कहाँ होती है, तो माउथ में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो हमारा सलाइवा है बेटा, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, सैलिवरी अमाइलेज। तो ये जो सैलिवरी, ये देखो, ये सैलिवरी अमाइलेज, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज या फिर जो टाइलिन है, ये क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है, उसकी कन्वर्जन करता है। किसकी कन्वर्जन करता है, स्टार्च की सिंपल शुगर में। क्लियर हुआ, कौन करता है, ये सैलिवरी अमाइलेज। किसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। कौन सिक्रीट करता है इनको, सैलिवरी ग्लैंड्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये माउथ में बेसिकली हमारे पास, अगर हम ओवरऑल बोले तो माउथ में हमारे पास मैकेनिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनो इसको ध्यान से, माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल मींस जो चबा रहे हैं हम, मैस्टिकेशन कर रहे हैं, वो क्या हो गई, मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन मतलब एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट। कौन सा एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज। और ये क्या कर रहा है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो माउथ में हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी और केमिकल डाइजेशन भी होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो हमारे पास, ये इस तरह का बेल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला यूव्यूला, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आगे जाके आप देखोगे, मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगी फेरिक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम स्वेलो करते हैं, ये जो टंग है ये टेस्ट तो करती है बेटा फूड, बट ये फूड को अंदर पुश करने के लिए, पीछे पुश करने के लिए भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो टंग का रोल क्या आ गया, टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट करती हैं फूड को, और हमारे फूड को पीछे जो हमारा ये जो इसोफेगस की तरफ, ये पीछे की तरफ धकेलने के लिए हेल्पफुल होती है। और ये जो एक बेल शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास बेटा नेजल, जो हमारा नोज की ओपनिंग है वो भी पीछे होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, बट जब फूड पीछे को जाएगा ये उसको क्लोज कर देगा उस ओपनिंग को, ताकि कोई भी वाटर का पानी या फिर रोटी का कुछ भी छोटा सा टुकड़ा वो हमारी विंड पाइप में ना जाए। एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन, ये भी कभी कभी मतलब ये भी सलाइवा की सिक्रीशन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको माउथ का। मैंने क्या बताया, माउथ जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग है। यहाँ पे माउथ में हमारे पास टंग प्रेजेंट रहती है जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट करती हैं, हमारे पास टीथ होते हैं जो मैस्टिकेशन करते हैं, और हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं माउथ में जिनको हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं। सलाइवा में क्या रहता है, एंजाइम रहता है जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं, और सैलिवरी अमाइलेज क्या है, स्टार्च की सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो ओवरऑल अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। क्लियर हो गया सबको। हम चले नेक्स्ट, ये हो गया हमारा माउथ। अब माउथ के बाद बेटा हमारे पास माउथ में
टीथ लाइक स्ट्रक्चर, इन टीथ को हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा सुन लो आप कि टीथ क्या है। दे आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ अपर जॉ एज वेल एज इन लोअर जॉ, ठीक है। और ये कट करते हैं, शेयर मतलब छोटे छोटे पीसेस में टेयर कर देते हैं, और मेस्टिकेशन चबाने का काम करते हैं। और टीथ के 3 पार्ट होते हैं। ये अपर पार्ट जो हमें दिखता है, दिस इज द क्राउन, ये छोटा सा पार्ट जहां पे ये मसल्स के साथ अटैच रहता है, दैट इज द नेक। और ये नीचे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं रूट, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं इनामल। क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे हम टीथ को आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब है फेरिक्स। मैंने क्या बताया आपको, फेरिक्स एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा ये जो पीछे हमने माउथ और जो हमारी बकल कैविटी जहां खत्म होती है ना, उसके पीछे एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर, आपको समझ आ रही है। जो माउथ है पूरी अंदर बकल कैविटी बन रही है, पीछे मैंने आपको क्या बताया, उसमें एक यूव्यूला है, उसके पीछे जो फनल शेप स्ट्रक्चर है दैट इज द फेरिक्स। और फेरिक्स जो है वो हमारे पास, इसमें इसोफेगस की भी ओपनिंग आती है और ट्रैकिया की भी ओपनिंग आती है, यही बताया मैंने आपको, है ना। और ये फेरिक्स जो है, ये देखो माउथ से और ये नोज से दोनों ओपनिंग जो है वो कहाँ खुल रही है, ये हमारी फेरिक्स में, ठीक है। और ये फेरिक्स जो है, इसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर शुरू होता है, इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा इसोफेगस, ठीक है। समझ आ रही है आपको। अब इसोफेगस क्या है बेटा, मैंने क्या बताया आपको, इसोफेगस जो है एक लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर, और जो हमारे पास कहां पे खत्म होगा, इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टोमक। ये पूरी क्या है, ये है फूड पाइप या फिर इसोफेगस, ठीक है। और फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेरिक्स टू स्टोमक बाय इसोफेगस। फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर, ये आ गया माउथ, यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर। फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम माउथ, फ्रॉम फेरिक्स टू स्टोमक। इस स्टोमक यहां से यहाँ फूड जो होगा वो ट्रांसफर्ड होगा थ्रू दिस इसोफेगस। क्लियर हो गया। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है विद स्फिंक्टर मतलब वॉल्व, ठीक है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। वॉल्व या ओपनिंग एट ईच एंड, यहाँ पे भी ओपनिंग है और यहाँ पे भी ओपनिंग है ना। इसको एक ओपनिंग जो है वो माउथ की टूवर्ड्स है, दूसरी ओपनिंग जो है वो कहाँ है, स्टोमक की तरफ। और ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड, जो हम रोटी खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, आफ्टर बीइंग स्वैलोड, जब हम उसको स्वैलो करते हैं, फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, वो माउथ से कहाँ जाता है, इस स्टोमक पे। फूड पुश्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो इसको ध्यान से। अब फूड जो है, जो हमने खाया, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो हमारे पास स्टोमक में जाएगा, और ये वो मूवमेंट है जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। सो दिस इज इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। और कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी इसमें, स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, टाइप ऑफ मसल्स, है ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो फूड जो होगा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड जो है इसोफेगस से स्टोमक में पुश होगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन या वेव लाइक मूवमेंट है जो हमारे ये इसोफेगस का पार्ट, ये किसको बताया है, ये जो इसोफेगस का पार्ट है ना, ये इसमें हमने फूड खाया, उसको मास्टिकेट किया, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया, और पूरे का पूरा तो नहीं हम स्वेलो करेंगे, है ना, छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे उसके मतलब स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो हमारे पास यहाँ से जाएंगे, है ना। इस स्ट्रक्चर से हमारे पास छोटे छोटे वो जो होंगे वो नीचे जाएंगे, जो हमारे पास जिनकी क्वालिटी क्या रहेगी, एक तो वो जो हमने खाया हुआ है वो ब्रोकन डाउन है छोटे छोटे पीसीस में, प्लस उनके बीच में सलाइवा भी मिक्स्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोलस। क्लियर हुआ। अब क्या होता है, इसकी जो हमारी इसोफेगस की वॉल होती है बेटा, वो क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। तो ये जो
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होगा, फूड जो होगा वो नीचे आएगा। क्लियर हुआ? ये इन्होंने यहां से कॉन्ट्रैक्ट किया, फूड नीचे हो गया, ये देखो फूड नीचे आ गया, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर फूड नीचे हुआ, फिर हमारे पास क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ? अल्टीमेटली फूड कहां पहुंच गया, स्टोमक में पहुंच गया। क्लियर हो गया? ये वॉल जो है ये हमारे पास क्या है, ये वेवी मतलब मूवमेंट शो करती है। तो क्या लिखा है, अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां तक इसकी मूवमेंट होती है। आपने देखा है कभी जो हम खाना खाते हैं वो नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों वापस नहीं आता, वो इसी की वजह से, जो हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमारा खाना जो है वो, हाँ वॉमिट के केस में आएगा, बट दिस इज डिफरेंट केस। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, अब मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन करती हैं, जो मसल होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे, वो इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को एलो करती है। मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यही समझाया मैंने आपको, इस मूवमेंट की वजह से ही फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में पुश होता है। सर्कुलर मसल्स बिहाइंड द बोलस कंट्रैक्ट, है ना, बोलस के पीछे जो मसल्स थी उन्होंने कंट्रैक्ट किया, तो कंट्रैक्ट करने से ये आगे गया। सर्कुलर मसल्स अहेड ऑफ द बोलस कंट्रैक्ट, जो इसके आगे होंगी वो भी कंट्रैक्ट करेंगी, तो बोलस इज पुश्ड फॉरवर्ड, आगे को जाएगा, बोलस पुश करने के बाद क्या होंगे, ये मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो हमारी कहते हैं हम, मतलब कहते क्या है, जो हमारी होती है पूरी इंटेस्टाइन तक। ठीक है, बट ये मैंने आपको यहाँ पे इसोफेगस में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से फूड जो है वो इस पाइप से हमारे पास स्टोमक में जाता है। क्लियर हो गया सबको? अब हमारे पास इसोफेगस से फूड कहाँ पहुंच गया, इसोफेगस से फूड पहुंच गया इस फूड बैग में। ठीक है, अब ये बैग जो है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं कुछ, ये देखो फूड जो है वो इस बैग में पहुंचा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इस बैग की क्या क्वालिटी है, एक तो ये जे शेप स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके बैग लाइक स्ट्रक्चर है या जे शेप स्ट्रक्चर बोलो, और इसकी वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है, देखो थिक वॉल्ड है और मोस्ट डायलेटेड, ये देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म सा पतला सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी पतले पतले, बट ये क्या है, एक डायलेटेड स्ट्रक्चर है ना। फिर उसके बाद रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस, ईसोफेगस से फूड ले रहा है एट वन एंड, एक पॉइंट से वो ईसोफेगस से फूड ले रहा है, एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड, और दूसरे एंड पे ईसोफेगस से फूड लिया और दूसरे एंड पे ये कहाँ खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इनर लाइनिंग सिक्रीट्स म्यूकस, ध्यान से सुनना बेटा, जो इसकी इनर लाइनिंग है वो म्यूकस की सिक्रीशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन करती है, और डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी वॉल है वो क्या करेगी, एक तो म्यूकस की सिक्रीशन करेगी, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन करेगी, और हमारे पास HCl की सिक्रीशन करेगी। अब इन तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी सिक्रीशन होगी, तो हमारे पास जो हम खाते वक्त बातें करते हैं या फिर हमारे फूड के बीच में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, तो ये HCl क्या है, एक एसिड, तो वो फूड की कैसी नेचर बनाएगा, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, तो वो क्या करेगा, फूड की एसिडिक नेचर बनाएगा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जो अंदर एंटर किया है उसको खत्म करेगा। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं बेटा इसके बीच में, वो क्या करेंगे, जो फूड के बीच में हमारे पास ये जो डाइजेशन की बिगनिंग माउथ में हो गई, अब जो सेकेंड हमारे पास डाइजेशन होती है वो हमारे पास स्टमक में होती है, और स्टमक में हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के बीच में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को स्मॉल यूनिट्स में तोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में
ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको ये क्लियर हुआ म्यूकस क्या करता है। हाँ, डाइजेस्टिव जूसेस क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया कि पेप्सिन जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स में। HCl जो होगा वो एसिडिक कंडीशन मेंटेन रखेगा और पैथोजन को खत्म करेगा। अब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होने से वॉल की, ये जो इसकी स्टमक की वॉल है उसकी लिसिस होने के, उसकी खत्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इस स्टमक के ऊपर जो वॉल है उसके ऊपर एक म्यूकस का कोट चढ़ा हुआ होता है। क्लियर हुआ। इसकी जो इनर वॉल है उसके ऊपर क्या होगा बेटा, एक म्यूकस की लाइनिंग होगी और वो म्यूकस की लाइनिंग क्या करेगी, इसकी स्टमक की वॉल को एसिडिक कंडीशन से बचाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, वो फूड की मिक्सिंग के लिए भी हेल्पफुल होती है। क्लियर हो गया। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड, यही बताया मैंने आपको। HCl किल हार्मफुल बैक्टीरिया, इसका भी फंक्शन समझ आ गया। और एंजाइम्स जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जैसे पेप्सिन है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं। तीनों का फंक्शन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, जो इसको हम स्टमक को स्टोर हाउस भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए फूड रहता भी है, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ द फूड वेयर पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी चीजों के डाइजेशन होना बाकी है। मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताए थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हम फूड खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, अमीनो एसिड्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजों की डाइजेशन होनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ये जो स्टमक है वो स्टोर हाउस भी एक्ट करता है और यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होती है। हाँ, फूड चर्न इनटू सेमी सॉलिड मास कॉल्ड चाइम या काइम, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे चर्निंग होती है, चर्निंग समझ रहे हो, आपने देखा होगा कभी स्टमक के बीच से आपको ऐसे आवाजें भी आती हैं, तो ये जो चर्निंग हो रही है ना, इसी की वजह से ही पेट से कभी कभी आवाजें आती हैं। तो क्या है, फूड चर्न इनटू सेमी सॉलिड मास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेमी सॉलिड मास है ना, जिसके बीच में HCl भी है, ऊपर से सेल्वरी अमाइलेज भी है, इसके बीच में हमारे साथ म्यूकस भी कुछ मिक्स हुआ है बीच में, और इसके बीच में एंजाइम्स भी है, और इसकी चर्निंग हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कैसे हुई, जूसेस की वजह से, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको स्टमक का, स्टमक में क्या क्या होता है। और कभी कभी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, रोल ऑफ HCl इन स्टमक, ठीक है। या आपको ये इस तरह से बता, सिर्फ स्टमक को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि बताइए भाई फूड के क्या किस हिसाब से डाइजेशन होती है स्टमक में, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टमक, ठीक है। अब जब फूड जो है वो स्टमक से पास करेगा तो हमारे पास ये एक सी शेप स्ट्रक्चर है, इससे पास होता हुआ यहाँ पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब फूड इस सी शेप से पास होता हुआ जा रहा है तो इसके साथ दो ग्लैंड एसोसिएटेड है, ठीक है। मैं यहां से आपको बताती हूँ, जब फूड जो है, मैंने क्या बताया आपको, पास होता हुआ जा रहा है इस सी शेप स्ट्रक्चर से, इसके साथ दो ग्लैंड्स है। एक तो ये जिसको हम बोलते हैं लीवर, और दूसरा एक और ग्लैंड ये जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। अब स्टमक से फूड कहां जाएगा, ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हुआ, स्टमक से फूड कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बट यहां जाने से पहले इसके ऊपर दो अलग अलग किस्म के जूसेस एक्ट करेंगे। लीवर जो है वो सिक्रीट करेगा बाइल जूस, लीवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। और बाइल जूस जो है उसकी नेचर कैसी होती है, एल्किलाइन। कैसी होती है, एल्किलाइन, ठीक है। क्योंकि एसिड था स्टमक में, तो अब उसको यहाँ पे जो हमारे पास एल्किलाइन बाइल जूस की सिक्रीशन हुई, उसने क्या बना, जो फूड था उसको क्या बना दिया,
एल्कलाइन। और ये यहाँ पे जो इसके बीच में सिक्रीशंस होती हैं, लीवर जो बाइल जूस की सिक्रीशन करता है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की। इमल्सिफिकेशन मतलब जो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल के में तोड़ना, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्लियर हुआ? जो बिगर मॉलिक्यूल्स फैट्स के हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? ये बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लीवर। अब यहाँ पे आपने एक देखा होगा ग्रीन शेप स्ट्रक्चर भी है, कुछ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये लीवर तो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, अब जो सिक्रीट हो रहा है वो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है? जो इससे जूस सिक्रेट हो रहा है उसको स्टोर करता जाता है। आपने सुना होगा किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया। ठीक है, तो जब उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो क्या होगा? फिर स्टोरेज नहीं होगी ना बाइल जूस की, क्योंकि स्टोर कौन करेगा? तो लीवर की सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में पड़ती जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, उस टाइम लीवर की सिक्रीशंस जो होंगी बाइल जूस की, वो डायरेक्टली हमारे पास इस ड्यूडेनम में पड़ती जाएंगी। क्लियर हो गया? लीवर क्या सिक्रीट करता है और इसका फंक्शन क्या है जो जूस वो सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियास। अब पैंक्रियास क्या है? ये स्ट्रक्चर। ठीक है, पैंक्रियास जो है, हाँ एक और चीज, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पैंक्रियास जो है वो जो जूस सिक्रीट करता है उसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है बेटा, इसके बीच में 3 एंजाइम्स, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगे वो एसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है उसके बीच में एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेस एंजाइम और तीसरा होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, जो हमारे पास ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज जो है वो लिपिड की डाइजेशन करता है। तो ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स, ये एमल्सिफिकेशन हो गई, बड़े बड़े मॉलिक्यूल फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गए। अब इनकी और भी फर्दर ब्रेकडाउन होगी ना, क्योंकि फैट्स जो हैं वो फर्दर फैटी एसिड्स और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स प्लस GLY CER। ठीक है, क्लियर हो रहा है? GLY CEROL। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। अब ये जो छोटे मॉलिक्यूल बन गए फैट्स के, इनकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी, तो इनकी फर्दर ब्रेकडाउन कौन करेगा? ये लाइपेस। लाइपेस क्या करेगा? ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, जो इमल्सिफाइड फैट्स होंगे उनको तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्लियर हो गया ये भी आपको? अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में टूटेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, है ना, वो किस में टूटेंगे? इनटू ग्लूकोज। क्लियर हो गया? अब ये छोटे छोटे एंड प्रोडक्ट्स बन गए, ये अमीनो एसिड बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गए, ये अभी भी बड़ा मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इनकी फर्दर डाइजेशन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि ये जो ड्यूडेनम के बीच में, अब इन दोनों की एक कॉमन डक्ट होती है। डक्ट मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। लीवर ने अपने एंजाइम सिक्रीट किए, पैंक्रिया ने अपने एंजाइम सिक्रीट किए, और यहाँ पे हमारे पास जो फैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी डाइजेशन होके उनके छोटे छोटे एंड प्रोडक्ट्स बन गए। क्लियर हो गया आपको ये सारा? लीवर और पैंक्रियास क्या करता है? ठीक है, अब हमारे पास फूड कहाँ एंटर किया है? लीवर से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया?
इस जगह को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने पूरा शेडेड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। ये क्या था? वो ही पेंक्रियास। क्लियर हो गया? ये पेंक्रियास। और ये सी शेप स्ट्रक्चर क्या है? ये ड्यूडेनम, ये लीवर, और ये इसके बीच में गॉल ब्लैडर। ये मैंने बाहर, ये यहाँ पे बाहर बनाया हुआ है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास ये स्टमक से फूड रिसीव कर रही है। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये 5 to 6.5 मीटर लंबी होती है ह्यूमंस में, बट इसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है। ठीक है, हमारे पास जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे हमारे पास लायन है, टाइगर है, उनमें इसकी लेंथ जो है वो छोटी होती है। किनमें? कार्निवोर्स में। बट जो हर्बीवोर्स हैं उनमें इनकी लेंथ जो है वो लंबी होती है। ठीक है, बट हमें वी आर ऑमनीवोर्स, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं और ये फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं। तो हमारे बीच में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ना छोटी होती है ना लंबी होती है, मतलब मिडिल साइज की होती है। ठीक है, और ये 5 to 6.5 मीटर लंबी होती है ह्यूमंस में। अभी भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है ना, इसी की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया लेंथ जो है वो वेरी करती है डिपेंड अपॉन द फूड हैबिटेट्स। जैसे लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर्स में। अब क्यों होती है? क्योंकि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं क्या खाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो, फिर बात आ गई वो किसकी बनी है? प्लांट सेल। प्लांट सेल की बात आ गई, और प्लांट सेल जो है उसमें क्या है? सेलुलोज एंजाइम। और सेलुलोज की डाइजेशन होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हर्बीवोर्स में इसकी लेंथ जो है वो लंबी होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। अब ये क्या है? फूड जो है हमारा वो हमारा पास होके जा रहा है ये यहां से। ठीक है, अब विलाई जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया क्या पीछे कि विलाई जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। कहाँ पे? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। और ये सिक्रीशन रिसीव करता है लीवर से और पैंक्रियास से, अभी पीछे बताया मैंने आपको। और जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो ड्यूटेनम जो मैंने आपको बताया, ये सी शेप स्ट्रक्चर, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला? ड्यूटेनम। फिर इसके बाद ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? जेजिनम। क्या बोलते हैं? जेजिनम। ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलियम, ILLEUM। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? DUODENUM। क्लियर हो गया? ये किसके पार्ट बता रही हूं मैं आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर, जेजिनम अपर वाला पार्ट, और इलियम जो है वो लोअर वाला पार्ट। ये किसके पार्ट्स बताए मैंने आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सी डाइजेशन होती है? केमिकल डाइजेशन। कैसे? क्योंकि एंजाइम सिक्रीट हुए हैं। ठीक है, एंजाइम्स कहाँ से आए हमारे पास? लीवर से आए, पेंक्रियास इस लीवर से आए, इस पेंक्रियास से आए, और जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पे क्या हो रही है? इसकी डाइजेशन हो रही है, ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी डाइजेशन हुई? केमिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फूड की ब्रेक डाउन हुई है उसकी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। तो अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड की वो कहाँ होती है, तो आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होती है और कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्लियर हो गया? ये आपको समझ आ गई कि हर्बीवोर्स में ये लंबी होती है, कार्निवोर्स में छोटी होती है। क्यों होती है इसका भी रीजन बताया। केमिकल डाइजेशन क्यों यहाँ पे किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको बताया। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी मैंने आपको बताया कि
उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो उसको हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम में। क्लियर हो गया? ये है हमारे पास बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली ट्यूब, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी अंदर वाली वॉल पे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है इसको हमने ये अंदर से देखा तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? विलाई, और सिंगल को बोलेंगे विलियम। ठीक है, तो ये जो विलियस, हाँ, ये जो विलाई है बेटा, इसकी इनर वाली वॉल पे क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, मैनी है तो विलाई, सिंगल है तो विलियस। ठीक है, अब ये जो विलाई या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर भी कभी कभी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो विलाई। ये क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। कैसे बढ़ सके? ये जब फूड जो है वो हमारे पास यहां से पास होके जाएगा तो फूड इनके कांटेक्ट में आएगा। जब फूड इनके कांटेक्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन का जो है, ऐसे सीधा फूड अगर यहां से पास होके गया तो इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बट अगर फूड इस तरह के स्ट्रक्चर से पास होके जाएगा और इनका काम जो है वो एब्जॉर्ब करना है, तो फूड जो है वो हमारे पास इन सब के कांटेक्ट में आएगा, है ना, तो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। ऊपर से मैंने आपको ये बताया इन विलाई के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रो विलाई बोलते हैं, और इनकी लेंथ जो है वो 0.5 to 1.6 मिलीमीटर लेंथ। जैसे ये नाखून है ना, नाखून जितना पतला है उतने उतने हमारे पास ये लेंथ के क्या होते हैं? विलाई होते हैं। और इनमें रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ही एब्जॉर्प्शन होगी। और ये क्यों होते हैं? ये सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज करते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विलाई क्या होते हैं और क्यों इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं। तो क्या लिखना है आंसर? ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल में होते हैं, और ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन को करते हैं। किसकी एब्जॉर्प्शन? जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन को करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अब कहां जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड हमारा जाएगा। कहां जाएगा? इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होगी। अब इसके बाद असिमिलेशन होगी थ्रू आउट द बॉडी, मतलब फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाएगा ताकि एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी को काम करने की एनर्जी मिल सके। तो असिमिलेशन हो गई। अब असिमिलेशन के बाद जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 फीट लंबी होती है और इसके 2 रीजन्स हैं, एक कोलॉन और दूसरा रेक्टम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कोलॉन, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, अब ये जो कोलॉन है इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन से 3 पार्ट हैं? एक को ये जो, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलॉन। इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलॉन। क्लियर हुआ? और इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलॉन। ये देखो, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, और ये जो कोलॉन है ये हमारे पास लास्ट में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। ठीक है, तो क्या लिखा है? रेक्टम ओपन टू द आउटसाइड बाय एनस, और रेक्टम की ओपनिंग बाहर किस में होगी? एनस में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, इसमें क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नोट करो अपनी नोटबुक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर कहीं पे एब्जॉर्ब होना रह गया है उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड बनेगा
और एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, मतलब ओपनिंग होती हैं जिनको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, और इसके थ्रू एनस के थ्रू फूड जो है वो बाहर निकाला जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेक्शन। क्लियर हो गया। और रेक्टम में फूड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर होता है। रेक्टम का फंक्शन समझ आ गया आपको। और ये कोलॉन जो है इसमें रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और रेक्टम में वो जो रीएब्जॉर्प्शन वाटर होने के बाद जो सॉलिड फूड बनेगा, सॉलिड फूड नहीं, सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड मास बनेगा उसको रेक्टम में स्टोर किया जाता है, और आफ्टर उसको मतलब एनस के थ्रू बाहर पास किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेक्शन। क्लियर हो गया ये आपको। ये पूरा था, है ना, ट्यूब के बीच से ही हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है, फूड जो हमने खाया वो पूरा ट्यूब के थ्रू ही बाहर आया। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमने किस हिसाब से पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि फूड जो है वो इंजेक्शन होगी, पहले फूड को लिया जाएगा जिसमें फूड को च्यू किया जाएगा और स्वेलो किया जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, माउथ में सलाइवा होता है जो कौन सिक्रीट करता है, सैलिवरी ग्लैंड, और जिसका हमने क्या बताया था, सैलिवरी अमाइलेज होता है। उसका दूसरा नाम क्या बताया था, टाइलिन, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद फूड जो है वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करता था, और हमारे पास स्टमक में भी फूड की चर्निंग होती थी, और इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते थे, जो मैंने क्या बताया था आपको, साथ साथ रिवाइज करते जाओ मेरे। मैंने आपको क्या बताया था, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, HCl होगा, जो क्या करेगा, जो एसिडिक कंडीशन बनाएगा। एंजाइम कौन सा था, पेप्सिन, जो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता था, और प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, है ना, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता था। और म्यूकस, म्यूकस जो थी वो स्टमक की वॉल को क्या करता था, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था ताकि इसकी इरोजन ना हो। उसके बाद स्टमक से फूड जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही पढ़ाया मैंने आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता था, जिससे पहले उसके ऊपर दो सिक्रीशन सिक्रीट होती थी। एक सिक्रीट करता था लीवर, दूसरी सिक्रीट करता था पेंक्रियास। लीवर से बाइल जूस आता था और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आता था। लीवर जो था, जो बाइल जूस सिक्रीट करता था, वो उस कंडीशन को जो है वो एल्कलाइन बनाता था। ठीक है, याद आ रहा है आपको। और जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस था उसके बीच में हमारे पास अमाइलेज था, ये ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, है ना, जो क्या करता था, जो पेप्टाइड्स थे उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होती थी। जो हमारे पास लीवर ने, जो बाइल जूस है उसने क्या है, उसने जो एमल्सिफिकेशन की है फैट्स की, उसको फर्दर उसकी ब्रेक डाउन होनी है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ होती थी, हमारे पास इस सी शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हमने नाम दिया था ड्यूडेनम। क्लियर हो गया। वहां से फूड जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता था, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी एब्जॉर्प्शन होती थी, है ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कौन करवाते थे, इसकी इनर सरफेस पे विलाई होते थे जो एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाते थे, यही पढ़ा हमने। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती थी। न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड प्रोटीन से बने, उसके ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड बने, फैटी एसिड हमारे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फैट्स की ब्रेकडाउन से बने, है ना। फिर उसके बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता था, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास फूड जब एंटर करता था तो जो वाटर कहीं पे रह गया है उसकी भी एब्जॉर्प्शन होती थी, बट यहाँ पे कोई भी एंजाइम की सिक्रीशन नहीं होती थी। और रीएब्जॉर्ब्ड, जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर किया जाता था, और रेक्टम में स्टोर करने के बाद उसकी इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। तो इस तरह से हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा कि ह्यूमन में डाइजेशन किस हिसाब से होती है, यही बताया मैंने आपको। माउथ, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस से एलिमिनेट हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जो डाइजेशन है इट इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन, है ना। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको बताई स्टमक में होती थी, माउथ जो टिथ मेस्टिकेशन का काम करते थे, और केमिकल पाथवे जिसमें एंजाइम्स एक्ट करते थे। तो आई थिंक ये वी हैव डन जस्टिफिकेशन विद दिस टॉपिक। हमने इसको
एक एक पार्ट को समझाने की कोशिश की है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।